हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सीएसए वनडे चैलेंज का फाइनल, जो कि होने जा रहा है वेस्टर्न प्रोविंस और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है न्यूलैंड्स केप टाउन में, जो कि वेस्टर्न प्रोविंस का घर है। इस ग्राउंड का कोई मैच अभी तक हमने कवर नहीं किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली सीजन खत्म होने आ रहा है, फाइनल मैच है, तो अपने इस ग्राउंड के भी कुछ ना कुछ तो मैचेस खेले ही होंगे। और इन दोनों टीमों के मैचेस तो हमने कवर करे ही हैं, तो थोड़ा आइडिया उनके बारे में भी होगा ही आपको। तो वही फाइनल डे है, हमने बीच में एक दो मैच डेज के मैचेस कवर नहीं करे थे। एक तो टाइमिंग का इशू हो रहा था, और लास्ट मैच में तो 3 मैचेस या 4 मैचेस साथ में थे, तो वो नहीं कर पाए थे हम। लेकिन जो भी है, अगर आपने ये टूर्नामेंट फॉलो करा होगा तो पता होगा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ है कि जैसा जैसा हमने रिकॉर्ड में देखा है वैसी ही चीज़ें चली हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अदला बदली भी हुई हैं। और नए टीम्स के आने के बाद जो रिकॉर्ड्स हैं उन वो भी थोड़े से कम ही हैं, जैसे हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स। लेकिन जो भी है, जितना भी है, हमने उस हिसाब से काम करने की कोशिश करी, और कुछ मैचेस हमारे लिए बहुत अच्छे गए, कुछ मैचेस बहुत बुरे भी गए। उतना अच्छा ये टूर्नामेंट अभी तक तो नहीं गया। देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है। आखिरी मैच अगर अच्छा जाए तो बोलते हैं अंत भला तो सब भला। देखते हैं क्या होता है। दोनों टीमों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न प्रोविंस लौती टीम है जो अनबीटन रही है इस सीजन में, और हर मैच ऑब्वियसली मतलब अनबीटन है तो हर मैच उन्होंने जीता ही है। कोई ऐसा नो रिजल्ट वगैरह भी नहीं रहा। बैटिंग फर्स्ट करा लो, बॉलिंग फर्स्ट करा लो, हर जगह पे ही उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा है। बॉलिंग पे भी 2-3 स्टैंडर्ड परफॉर्मर रहे हैं, बैटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ देखने को मिली है, बॉलिंग में भी डेप्थ देखने को मिली है। ऐसा बात नहीं है कि 2-3 बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करा है। तो काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस रहा है। और अभी अगर हम आगे जब जाएंगे तो जो रिकॉर्ड्स हैं रिसेंट, वो भी सारे जो है वेस्टर्न प्रोविंस के सपोर्ट में ही होंगे। नॉर्थ वेस्ट का क्या है कि उन्होंने पहले 2 मैच में हार सामना किया था, उसके बाद भी जो लगातार 5 मैचेस थे उनमें से उन्होंने 4 जीते थे, एक मैच उनको हारना पड़ा था। मैं ऐसा कहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट लकी रही है, क्योंकि बाकी जो बड़ी टीम्स थी, स्पेशली मैं लायंस के बारे में कहूँगा, उनका इस सीजन में बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा। अगर वो फॉर्म पे रहते, या जो बाकी बड़ी टीम्स हैं टाइटन्स या डॉल्फिन्स, वो कंसिस्टेंट होते, शायद नॉर्थ वेस्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन जो भी है, फाइनल है, पहले क्या किया है नहीं किया है वो कुछ मैटर नहीं करता है इस स्टेज में आके। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी दोनों टीमों को ही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कल के मैच में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हमने बहुत बार देखा है ऐसे फाइनल्स में कि फेवरेट टीम्स लुढ़क जाती है लास्ट मोमेंट पे जाके, और कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर आ सकता है। तो ये सब हमने देख रखा है, तो इसीलिए कुछ भी पहले से किसी को मतलब रूल आउट कर देना सही नहीं होगा, क्योंकि फाइनल में कुछ भी हो सकता है। बारिश के चांसेस हैं अभी के लिए, तो मेरे को ये दिख रहा है। हम उम्मीद करेंगे वेदर सही हो जाए। मुझे लगता है एक बैकअप डे भी है, लेकिन कल के मैच में मतलब कल के दिन पे बारिश हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। आखिरी 5 में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न प्रोविंस और नॉर्थ वेस्ट दोनों ही पहले सेकंड डिवीजन में हुआ करते थे। ये दोनों ही टॉप 6 जो टीम हुआ करती थी साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में पहले से, उसका पार्ट नहीं थे। तो इसीलिए इनके बीच में बहुत सारे मैचेस होते हैं, लेकिन इनमें से 3 मैचेस आपके लिए रेलिवेंट होगा। पिछले 2 सीजनों के 2 मैचेस और इस सीज़न का एक मैच, जो 3 मैचेस उसके बारे में हम बात करेंगे। वेस्टर्न प्रोविंस केप कोबराज जो टीम हुआ करती थी, उनके जो फील्डर टीम हुआ करते थे ये। और नॉर्थ वेस्ट का तो मैंने बता ही रखा है कि ये लायंस की हुआ करती थी फील्डर टीम। तो यहाँ पे वेस्टर्न प्रोविंस 4-1 से आगे है इस फिक्चर में ओवरऑल, जिनमें से 3 मैच रेलिवेंट होगा। वहाँ पे भी जो रिसेंट 3 मैच है वहाँ पे भी आपको वेस्टर्न प्रोविंस 2-1 से आगे होते हुए दिख जाएगी। इस ग्राउंड में परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है वेस्टर्न प्रोविंस का। पिछले 2 सीजनों में सिर्फ 2 मैच वो हारे हैं, बाकी सारे मैचेस उन्होंने जीत हासिल करी है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक आध परफॉर्मर नहीं है कि आप समराइज़ करवा लो कि नहीं इसके ऊपर फोकस करो। हर सीज़न में कोई एक आध ऐसा परफॉर्मर उभर के आता है जो इनके लिए काम कर के जाता है। और ज़रूरी ये भी नहीं होता है कि वो परफॉर्मर अगले सीज़न में भी परफॉर्म करे। हो सकता है कि वो प्लेयर खेले ही ना, या फिर परफॉर्म नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद ये टीम रिजल्ट निकाल लेती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। और एक चैंपियन टीम में ऐसी प्लेयर्स, ऐसा स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिसेंट जो मैचेस हुए हैं हेड टू हेड में, अगर उसकी बात करें तो ये पहला मैच है केप टाउन का, और आखिरी मैच भी है दोनों टीमों के बीच में, जब ये ग्राउंड पे ये मैच उन्होंने खेला था। नॉर्थ वेस्ट ने यहाँ पर बना था 172 रन, जहाँ पे लिंडे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड इनका रहता है इस ग्राउंड पे मोस्ट ऑफ द टाइम। मोड़े की तो चलो नहीं है, ये अभी लायंस की टीम में खेलते हैं। बाकी बॉरन हेनरिक्स और इम्पोंगवाना, इस नाम को नोटिस करना। शायद बहुत हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंस नहीं हो, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो इस ग्राउंड पे। एक विकेट उन्हें खाते हैं। बाकी दाऊद स्पिनर्स हैं यहाँ पे, लिंडे और दाऊद, ये नोटिस करना। बाकी जो मोड़े की आपने देखा था पेसर है बॉरन हेनरी एम्पोंगवाना के साथ। वेस्ट प्रोविंस की बैटिंग बहुत बढ़िया तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने चेस कर लिया जैसे तैसे करके। लिंडे के यहाँ पे 4 विकेट से 44 रन थे। और मुंगरू और मुत्तुसामी के परफॉर्मेंसेस आपको दिख जाएंगे विद द बॉल। उसके बाद ये मैच पॉसिस्टो में हुआ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे भी 9 विकेट उन्होंने खोया। रन ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। मुत्तुसामी का यहाँ पे भी परफॉर्मेंस था पिछले मैच में बॉलिंग से, यहाँ पे बैटिंग से। सिमोन्स एम्पोंगवाना के यहाँ पे बॉलिंग से परफॉर्मेंस दाऊद के साथ।
वेस्टर्न प्रोविंस यहाँ पर चेस नहीं कर पाई। दोनों ही मैच में हम जो चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि थोड़ा लोअर साइड में ही चल रहा है मामला रनों की। अगर हम बात करें 244 का टारगेट यहाँ पे चेज नहीं हुआ। दोनों इनिंग्स मिला के 19 विकेट भी यहाँ पे गिरे, ऊपर भी हमने 17 विकेट गिरते हुए देखा था, जहाँ पर सिर्फ 173 का टारगेट जो है चेज कर रही थी वेस्टर्न प्रोविंस। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ करंट स्क्वाड में सेले का ही है, लेकिन बॉलर्स का डोमिनेशन चल रहा है अभी तक, यह भी देख लिया है। और लास्ट मैच जो मतलब इस तरह का जो मैच है जो हुआ था, नॉर्थ वेस्ट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा किया था पिछले 2 मैच के कंपैरिजन में 276, जहाँ पर वैन टॉन्डा जो नए ज्वाइन हुए हैं, लुब्बे भी नए ज्वाइन हुए हैं, इन दोनों का था। बाकी जो करंट स्क्वाड मेंबर्स मतलब पिछले सीजन से जो कंटिन्यू कर रहे थे, उनमें से मुत्तुसामी, ये नाम तो आपने देख ही लिया, तीनों ही मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनका है। और दुआन जैसे परफॉर्मेंस है। बाकी बॉलरों में से एम्पंगवाना का नाम कंसिस्टेंट है, बर्ड जेरर, वॉरेन हेंड्रिक्स। वेस्टर्न प्रोविंस ने यहाँ पे चेस कर लिया और काफ़ी आराम से चेस कर लिया आप कह सकते हैं, क्योंकि 34 ओवर में 4 विकेट खो के 248 रन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। जिसको लीड किया था वेरेन ने, उन्होंने ही मैच यहाँ पलट दिया था। और मोर ने भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनिंग्स खेली थी। बाकी मिगेल विक्टोरियस, मुंगरू, डुआन डेशॉट के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो चीज़ें हमें देखने मिल रही है कि 2 मैच हमने जो देखा था पहला, वहाँ पे थोड़ा सा बॉलर्स का डोमिनेशन था। एक बड़ा इनिंग्स था बस मुत्तुसामी का, वो 100, लेकिन लास्ट मैच में थोड़ा हमने बैटिंग अच्छा होता हुआ देखा है और वेस्टर्न प्रोविंस यहाँ पे डोमिनेटिंग रही है। कुछ मेजर परफॉर्मर्स की अगर हम बात करेंगे, पहले 2 मैच में बॉलर डोमिनेशन होने के बावजूद भी तो हमने लिंडे का देखा था बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। मुंगरू यहाँ पे कुछ नाम है, मुत्तुसामी यहाँ पर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बैटिंग से हो या बॉलिंग से। एनीवेज वो आपकी टीम में है भी, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सिमोन से यहाँ पर एक मैच खेला था, लास्ट मैच वो खेले थे, लिंडे को ड्रॉप कर दिया गया था, रेस्ट दे दिया गया था, जो भी है, तो वो थे। तो यहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाला था। बाकी एम्पंगवाना का मैंने बताया कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहते हैं बैटिंग से भी, और ग्राउंड पे भी आपको इनका नाम दिख जाएगा वैसे तो। बर्ड यहाँ पर एक 100 है इनके नाम इस फिक्चर में। बाकी वैन टॉन्डर का लास्ट मैच में 100 था वेरेन के साथ। मोड वगैरह तो खेल नहीं रहे हैं, और बस ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं जो हमने नोटिस करी है। ठीक है, अगर हम केप टाउन वाले मैच पे फोकस करें जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न प्रोविंस दोनों की ही यहाँ पर बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। 17 विकेट गिरे थे और सिर्फ 173 का टारगेट था, उसको भी चेस करने के लिए 43rd ओवर तक जाना पड़ा था वेस्टर्न प्रोविंस को। लिंडे मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली थे, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से वही बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। इसके अलावा हमें मुंगरू और मुत्तुसामी के भी नाम देखने मिले हैं, जिनका नाम नोटिस करने वाला था। ठीक है, तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें जो बताना लगता है। कंसिस्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, जो था मैंने बता दिया। कुछ हद तक आप मुत्तुसामी को कंसिस्टेंट कह सकते हो कि तीनों ही मैच में परफॉर्मेंस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब कैप्टन बनाना पड़े। एक मैच में 100 फिर भी था, ये वाला मैच, लेकिन इसके अलावा दोनों मैच में नाम है कंसिस्टेंटली, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल वाली कुछ बात यहाँ पे नहीं है। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। हेड टू हेड में तो जो था मैंने आपको दिखा ही दिया, और देखते हैं कि इस ग्राउंड पे इतनी डोमिनेटिंग कैसे है वेस्टर्न प्रोविंस की टीम। तो पिछले सीज़न के 3 मैचेस और इस सीज़न के 2 मैचेस जो हैं वो उनको हम फोकस में रखने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला मैच जो है वो हेड टू हेड भाई था, तो वहाँ पे हमने लिंडे, मोड़े की तो चलो नहीं है, वॉरेन हेंड्रिक्स, दाऊद एम्पंगवाना विद द बॉल और लिंडे विद द बैट देखा था। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट। स्पिनर्स का यहाँ पे आपको रोल आता हुआ दिख जाएगा, डोमिनेटिंग शायद नहीं, लेकिन हाँ रोल आता है। लिंडे यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस ब्रिंग करते हैं, जब केप कोबरास का टीम हुआ करता तब भी वो यहाँ पे खेलते थे। और एनीवेज वेस्टर्न प्रोविंस जो पहले जब वो टीम हुआ करती थी, जब सेकंड डिवीजन पे खेलती थी, तब भी वो इस टीम का पार्ट हुआ करते थे, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का, और इनको आता है विकेट यहाँ पे निकालना। और एनीवेज आप देखेंगे फिंगर स्पिनर्स यहाँ पे विकेट निकाल लेते हैं। ठीक है, आपने सिमोन्स का भी नाम ऊपर देखा है, आगे भी मैं कुछ बातें यहाँ पे करूँगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्पिनर्स यहाँ पे एक आध विकेट तो निकाल ही लेते हैं, डोमिनेटिंग भले ही हो ना हो। अच्छा, अगला मैच यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने भेजा, फिर से यहाँ पे लिंडे ने डोमिनेट करा। बर्जर यहाँ पे भी उनके नाम होते हैं, अच्छा कर भी रहे हैं, कोई बात नहीं है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड विकेट्स वो निकालते ही है। एम्पंगवाना का नाम है, वेस्टर्न प्रोविंस ने चेस कर लिया, जिसको लीड किया टेरन डिजॉर्जी और वाली ने। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के यहाँ पर 2 विकेट्स। अगला मैच यहाँ पे वेस्टर्न प्रोविंस ने पहले बल्लेबाजी करा, जहाँ पे मोड के स्कोर से पेसर्स का 7 विकेट। लायंस ने यहाँ पे चेस कर लिया। नोटिस करो, देखो रन ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको भी चेस करने के लिए 48 ओवर तक जाना पड़ा। ऐसा ही सेम चीज़ हमने हेड टू हेड में भी देखा था, 6 विकेट गिरे। बर्जर, वॉरेन हेंड्रिक्स खाली है, बाकी कोई करंट स्क्वाड में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोड़े ही थे जिन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ था। इस सीज़न के मैचेस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत रन बनाया था वेस्टर्न प्रोविंस ने। हालांकि ये उस टीम के अगेंस्ट में है जो इस सीज़न की सबसे बड़ी टीम रही है, क्वाज़ुलु-नाताल या AET टस्कर्स के नाम से आपने देखा होगा ड्रीम वगैरह में उस टीम को। तो वेस्टर्न प्रोविंस ने यहाँ पे बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था, जहाँ पे बेडिंगहैम जो काफ़ी साल बाद साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किल में वापस आए हैं, और क्या ही धमाकेदार परफॉर्मेंस करा है उन्होंने लास्ट मैच में। लिंडे के स्कोर्स हैं, डिजर्स के 100, पेसर्स के साथ स्पिनर्स कुछ विकेट, और क्वाज़ुलु-नाताल को यहाँ पे बहुत कम रन में निपटा भी दिया।
बायोमी एक और नाम है जिनको नोटिस करना पड़ेगा, इनका रोल दिन दिन अलग होता जा रहा है, बैटिंग में भी प्रमोशन मिल रहा है। लास्ट मैच बॉलिंग से भी उन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ था और यहाँ पे भी 3 विकेट है, बर्जर के 3, लिंडे के 2 और ये कुछ विकेट्स रहे हैं नाबे और इम्पंगवाना के। और लास्ट मैच जो हुआ यहाँ पे फिर से वही चीज़ किया, वेस्टर्न प्रोविंस ने पहले बल्लेबाजी करने भेजा, 255 रन बनाए बोलर ने, बायोमी और पैटरसन के विकेट्स रहे हैं, बाकी ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। सिमॉन्स खेले थे लास्ट मैच में, जैसे मैंने बताया लिंडे की जगह पे, तो वो रेस्ट है या ड्रॉप्ड है या क्या है पता नहीं, स्क्वाड तो ये टीम्स अनाउंस करती है नहीं, तो जो भी है तो ये खेले थे, उनको विकेट मिला था और वेस्टर्न प्रोविंस ने बड़े ही आराम से चेस कर लिया, जिसको लीड किया था बेडिंगहैम और वेरेन ने। बेडिंगहैम और बायोमी ये 2 नाम हैं जिनका नाम आपने पहले नहीं देखा होगा, ना तो हेड टू हेड में उतना ज़्यादा देखा होगा या फिर पहले ग्राउंड के मैचेस में, लेकिन ये दोनों नए जुड़े हैं, ठीक है। और इन दोनों ही ने ही दोनों मैच जो हुआ है इस ग्राउंड पे अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस करा है। बेडिंगहैम ने यहाँ पे चेज करते हुए 108 नॉट आउट और यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए 67, और बायोमी ने यहाँ पे बॉलिंग सेकंड में 3 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में 4 विकेट। तो ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं और बायोमी को तो 6-7 तक बैटिंग भी मिल जा रही है, तो इम्पोंगवाना और बायोमी ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज्ड हो रहे हैं। तो अभी आपके पास प्रॉपर 3 ऑलराउंडर्स हैं आपकी टीम में, लेनेडैग लिंडे वो अगर खेलते हैं तो बायोमी और इम्पोंगवाना ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑलरेडी आप समझ रहे हो ना कि वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ से प्लेयर ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेडिंगहैम का नाम और जुड़ गया, ठीक है। बाकी और भी देखते हैं हम क्या है। अगर मैं जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ढूंढने जाओगे तो उतना नहीं मिलेगा इस सीज़न में, जैसे कि ये प्लेयर्स चल रहे हैं, उसके पहले वाले सीज़न में कोई और चले होंगे, उसके पहले वाले सीज़न में कोई और चले होंगे जो शायद इस 1-2 सीज़न बाद टीम में हो भी ना, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ रही है वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ से, कोई ना कोई तो परफॉर्म कर ही देता है जिसकी वजह से रिजल्ट जो है उनके सपोर्ट में आते हैं और टीम जीत जाती है। लेकिन जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे चेज़ आसान हो रहा है, ठीक है। बैटिंग मतलब आसान तो नहीं, चेज़ हो रहा है, आसान तो यहाँ पे बैटिंग है नहीं। अगर हम वो एक मैच छोड़ दें जो क्वाज़ुलू इंग्लैंड या एटी टस्कर्स जो भी आप बोल लो, वहाँ पे जो 381 रन बनाया था ये वाला मैच, सेकेंड लास्ट मैच, ये वाला मैच अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे भी हालांकि 10 विकेट तो गिरा था, लेकिन अगर हम ये वाला मैच छोड़ दें तो बाकी मैचेस में हमने ज़्यादा रन बनते हुए देखे नहीं हैं, ठीक है। स्पेशली वेस्टर्न प्रोविंस के अगेंस्ट में कभी कभार हमने वेस्टर्न प्रोविंस को भी यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देखा है, इवन इन द चेज़। और ऊपर से कल का मैच फाइनल भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बैटिंग मतलब बॉलिंग फर्स्ट ही करनी चाहिए कि जो भी टीम कल का मैच टॉस जीते, लेकिन चेज़ अगर कर भी लेती है चेजिंग टीम तो भी आसानी से शायद नहीं हो, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और स्ट्रगल थोड़ा बहुत होगा। और जैसे कि हमने हेड टू हेड में देखा भी, स्पेशली जो ग्राउंड में हेड टू हेड का मैच था वहाँ पर भी हमने देखा कि स्ट्रगल तो हुआ है, 173 के टारगेट को चेस करने के लिए भी पसीने तो छूटे हैं। तो कल के मैच में भी आपको शायद ऐसा ही कुछ देखने मिल जाए कि जो भी टीम टॉस जीते वो पहले बॉलिंग करे, ठीक है, और सामने वाली टीम को चेज़ करने भेजे, और चेज़ अगर कर भी लेती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर हो रहा है, तब भी सामने वाली टीम को कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, बराबर। बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा विकेट निकालते हैं, कुछ स्पिनर्स यहाँ पर हो सकते हैं फिंगर स्पिनर वगैरह जिनको विकेट्स मिले, ऐसा कुछ हाई प्रोफाइल ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ विकेट्स मिल सकता है। कोई ऐसा स्पिनर आपके पास हो जो 10 ओवर की बॉलिंग भी कराए, कम से कम 8 ओवर की बॉलिंग कराए, बैटिंग भी 5-6 से 7 तक मिल जाए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिंडे के हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस जो बताने लायक था। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा, और भी कुछ चीज़ अगर आपको दिखी है तो आप उसको फोकस कर सकते हो, वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो फिर से, लेकिन मेरा जो बताना था मैंने बता दिया। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। लास्ट मैच का जो प्लेइंग 11 है उसी को हम कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि स्क्वाड वगैरह क्या होने वाला है, कोई खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये कोई अपडेट करते नहीं, सोशल मीडिया में बहुत इनएक्टिव होते हैं ये टीम्स। अभी के लिए तो यही है हमारे पास। नॉर्थ वेस्ट की तरफ से सिनोगवाने और मिकाइल प्रिंस ओपनिंग कर रहे हैं। मिकाइल प्रिंस बहुत इनकॉन्सिस्टेंट रहे हैं, 2 मैच में उन्होंने रन बनाया है, जो चेस में रन बनाए हैं उन्होंने, ठीक है, और जो रन जो उन्होंने बनाए हैं मतलब धुआं ही कर दिया है कतई। जहाँ पर आप 10+1 पे खेल रहे हो वहाँ पे तब फिर भी इनको ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे 7+4 होगा वहाँ पे कल के मैच में इनको ले पाना बहुत मुश्किल होने सकता है। लेकिन वही बात है कि अगर ये चल गए तो आपको एक तरफा जितवा सकते हैं, नहीं तो एक तरफा हरवा भी सकते हैं। सेनोगवाने थोड़े डिपेंडेबल दिखे हैं, ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, हालांकि बॉलिंग तो मिलने से रहा इनको, लेकिन हाँ बॉलिंग करा सकते हैं। वेंटन इनिवेस आप इनको ले सकते हो, लास्ट हेड टू हेड में रन भी है, और ओवरऑल भी जब ये नाइट्स के होकर भी खेलते थे तब भी इस ग्राउंड पे इनके रन्स हैं, तो बिल्कुल ट्रायबल ऑप्शन है ये। लुब्बे उसके बाद मुतुसामी, देखना पड़ेगा, लुब्बे उतने अच्छे फॉर्म पे नहीं दिखे हैं, बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं करा रहे हैं। मुतुसामी डेफिनेटली आपकी टीम में होनी चाहिए। ड्वान डेशवार्ड, एंगोएपे, दुआन जेंसन, मिगेल पिटोरियो, सालेब सलेगा और केविन मुंगरू ये खेले थे लास्ट मैच में। सालेब सलेगा लेग स्पिनर है,
एक मैच में इनके भी 2 विकेट्स हैं हेड टू हेड में तो, लेकिन हाँ कंसिडर करने वाला ऑप्शन है। लेकिन जिनको आपको लेना चाहिए वो है मिगेल प्रेटोरियस और दुआन जैसन, दोनों ही अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। और दुआन जैसन लेफ्ट आर्म मीडियम पेस भी हैं, ठीक है, जो अलग अलग एंगल ब्रिंग करेंगे, और दोनों के पास बैटिंग करने का वो भी है। किसी के भी उतने कॉन्सिस्टेंट रिकॉर्ड्स नहीं है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया एक मुतुसामी को छोड़ के। तो मुतुसामी आपकी टीम में होंगे और वैन टंडर आपकी टीम में होंगे, तो ये दो आपके टीम में तो होने ही चाहिए। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो है लूप पे, स्पेशली 10+1 पे जहाँ पर आप खेल रहे हो वहाँ पे तो आप ले ही सकते हो इनको, क्योंकि ये बॉलिंग करा लेते हैं। नहीं तो ये जो दोनों स्ट्राइक बॉलर्स हैं दुआन जैसन और मिगेल प्रेटोरियस, इनकी तरफ भी आप देख सकते हो। बाकी देखते हैं टीम बनाने टाइम पे हम क्या कर पाते हैं कहाँ से। अभी के लिए तो इनको हमने रख रखा है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो लूप पे अगर आपने नहीं लिया तो वो आपके लिए ऑप्शन बन जाते हैं। बैटिंग सेक्शन से सेनोक माने हैं, और मिकाइल प्रिंस कीपर सेक्शन से, स्पेशली अगर वो चेस करते हैं तो। वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ ना कुछ सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। टोनी डेजॉर्जी इस सीजन में उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस करा है आखिरी कुछ मैचेस में इस ग्राउंड पे, लेकिन उसके पहले तक इस ग्राउंड पे उनके रिकॉर्ड्स बहुत बुरे थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, टोनी डेजॉर्जी कंसिस्टेंट नहीं थे इस ग्राउंड पे, लेकिन अभी रिसेंट कुछ मैचेस में बहुत अच्छे स्कोर्स उन्होंने करे हैं, ठीक है, तो वो देखा जा सकता है इनकी तरफ। बैटिंग हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरेन अच्छा करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बताया है कि वेरेन का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा चेस में, और अभी तक जो बड़े स्कोर्स उन्होंने बनाए हैं वो चेस में ही बनाए हैं। तो अगर वो बैट फर्स्ट करते हैं आप इनकी तरफ सोच सकते हो। बायोमी अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग सेशन में रहे हैं, तो इनको लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। इम्पोंग वन हमारे टीम में होंगे। लिंडे ऑब्वियसली मेरे ख्याल से खेलने चाहिए अगर कोई इंजरी कॉन्सर्न नहीं है तो, अगर खेलते हैं हमारे टीम में होंगे। बॉरेन हेनरिक्स, बर्जर को तो अब एनीवेज छोड़ भी नहीं सकते, बर्जर को तो बिल्कुल भी नहीं। बॉरेन हेनरिक्स अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं आप सोच सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना ही सही होगा। बाकी यहाँ से जो प्लेयर्स को लेकर हम हमारा कोड बनाएंगे वो है बेडिंघम, वेरेन स्पेशली अगर चेस करते हैं तो, नहीं तो हम सोचेंगे बायोमी, उसके बाद इम्पोंग वन, लिंडे और बर्जर, ठीक है। ये 5 प्लेयर्स को हम लेके कोर बना के चलने की कोशिश करेंगे। इनसे बेडिंघम और बायोमी के रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 जो मैच है धमाकेदार परफॉर्मेंस है, तो हम छोड़ नहीं सकते। लिंडे इम्पोंगवाना का तो रिकॉर्ड अच्छा है भी, और बर्जर एनीवेज अच्छा कर रहे हैं नई बॉल के साथ, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, ठीक है। इनके साथ मैं बॉरेन हेनरिक्स को भी ऐड कर लेता, लेकिन बॉरेन हेनरिक्स का उतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं रहा है जितना बर्जर का रहा है। हो सकता है कि हम बॉरेन हेनरिक्स को भी लेके चलें, लेकिन बर्जर को तो रखना ही है, ठीक है। लास्ट मैच में विकेटलेस भी गए हैं, तो वो एक अलग वो उनका मोटिवेशन हो सकता है। लास्ट मैच नावे खेले थे, तो नावे की जगह पैटरसन खेल सकते हैं, वो रेस्ट दिया जा सकता है उनको, तो वो एक बात है। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, पैटरसन खेले थे, बॉरेन हेनरिक्स नहीं खेले थे, तो इस मैच में हो सकता है पैटरसन नावे की जगह पे खेल जाए और बॉरेन हेनरिक्स आ जाए वापस। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो मुतुसामी प्रिंस के आसपास लोग जा रहे हैं। प्रिंस का कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, देख लेना, ये जब उन्होंने करा है धमाका करा है, नहीं तो नहीं बिल्कुल चांद। उसके बाद वैन टॉन्टन, लुब्बे का भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं इस सीजन में। बॉलिंग से तो कुछ करा भी नहीं और बैटिंग से भी कुछ ऐसा नहीं है, तो देखा जा सकता है इनकी तरफ भी सेनोक मैंने बैटिंग से होंगे, और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए इनको लेने में। बाकी देखते हैं। और उसके बाद जो तीनों पेसर्स हैं उनमें से दुआन जैसन प्रिटोरियस आपको बैटिंग कुशन दे सकते हैं। मुंगरू का हेड टू हेड परफॉर्मेंस है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट वो अच्छा करते हैं, लेकिन इस सीजन में इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही शांत रहा है। मिकाइल प्रिंस एक ऐसे प्लेयर रहे हैं इनकी तरफ से जहाँ पे 2 मैचेस उन्होंने जितवाए हैं, ठीक है। इनमें से एक 166 वाला इनिंग्स आपको याद ही होगा, अगर वहाँ पे वो नहीं रहते तो वहाँ पे आराम से मैच आ जाती नॉर्थ वेस्ट। तो इसीलिए आपको देख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है इनकी तरफ से। एज ए टीम ये उतना क्लिक नहीं करी है कभी भी इस टूर्नामेंट में अभी तक, ये हम कह सकें कि इनकी तरफ से कैप्टन हसन बनाओ, लेकिन उसके बावजूद फाइनल पे हैं क्योंकि बाकी टीम्स अच्छा नहीं कर पाई, जो हो सकता है ये कॉम्पीट करते। वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ से अगर लिंडे खेलते हैं तो लिंडे और टोनी डिसोजा के साथ डिसोजा के साथ लोग जा सकते हैं। उसके बाद बर्ड और बेडिंघम या फिर वेरेन को भी लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए अगर लिंडे ना खेले तो। रिस्क में बर्ड एक ऑप्शन है, बर्ड का 100 है इस फिक्सचर में, तो देखा जा सकता है बैटिंग सेशन में होंगे भी, आसान होगा इनको लेना। और उसके बाद वेरेन और पैटरसन में से आप देख सकते हो। अच्छा, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं रिगार्डलेस ऑफ टॉस और रिगार्डलेस ऑफ द ऐप आई एम प्लेइंग, या जो भी फॉर्मेट हो मैं शायद रख के चलूँ, शायद, ठीक है। जहाँ पे आप 7+4 खेल रहे हो वहाँ पे भी आप ये कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो, जहाँ पे 10+1 खेल रहे हो वहाँ पे भी। यहाँ पे और क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, देखो बैटिंग सेशन से ये दोनों मेरे को चाहिए। तीसरा बैट्समैन अगर नहीं लेने का ऑप्शन है आपके पास, जहाँ पे आप 10+1 पे खेल रहे हो वहाँ पर ना भी लो चलेगा, लेकिन अगर आपको लेना है तो परसेंटेज से लोग माने का है, आप इनके साथ भी जा सकते हो या फिर बर्ड के साथ भी जा सकते हो, ठीक है।
कीपर सेशन में तीनों ही लेने लायक है, लेकिन मैं बता दूं क्या हो रहा है सीन। वेरेन और प्रिंस दोनों ने ही परफॉर्म जो करा है वो चेज में करा है, ठीक है। और प्रिंस का मैंने बता दिया इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। वेरेन तो चलो फिर भी अच्छा करते हैं ये ग्राउंड पे, स्पेशली चेज में, लेकिन प्रिंस बहुत इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। लेकिन वही बात है कि लेना छोड़ना आपके ऊपर है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर आप पॉइंट्स को भी क्लिक करोगे, अगर आपने मैच नहीं देखा होगा, कुछ भी आपने नहीं देखा होगा, तो आप नोटिस करोगे, देखो 132 यहाँ पे ये चेज करते हुए टाइटन्स बैटेड फर्स्ट, और ये 207। बाकी कुछ खास उन्होंने नहीं करा है पूरे टूर्नामेंट में, बराबर। सॉरी, ऑलराउंडर में ये 4 मेरे बेस्ट ऑप्शंस हैं। लिंडे अगर खेलते हैं तो, अगर नहीं खेलते तब तो आप नहीं लोगे ऑब्वियसली। तब आप यहाँ पे या तो लुब्बे को ले सकते हो। रुआन डेशवार्ड ने लास्ट में से 4 विकेट निकाल लिए थे, तो लोग उनकी तरफ क्यों जाने पता नहीं तो ओवरऑल उतना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है इनका। अगर आप लास्ट मैच को छोड़ दे तो हाँ, ऑब्वियसली अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बाकी कुछ ऑलराउंडर्स के ऊपर इनको सिलेक्ट करें, ठीक है। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो आप सोच भी सकते हो, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। बॉलर में बर्जर मेरे को चाहिए रिगार्डलेस ऑफ टॉस। मिगेल पेट्रोलियस को लेने का रीज़न ये है कि बैटिंग भी कर सकते हैं, बाकी कुछ खास परफॉर्मेंस इनका भी नहीं रहा है। दुआन जैसे इनका भी सेम ही है, थोड़ा परसेंटेज इनका ज़्यादा है, तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। बाकी मेरा हिसाब से अगर रेस्ट्रिक्शन की कोई बात नहीं है तो ये तीनों ही स्ट्राइक बॉलर लेने लायक है। तीनों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है। पैटरसन कम मैच खेले हैं, इसलिए पॉइंट थोड़ा कम दिख रहा होगा, परसेंटेज थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन इन्होंने भी जहाँ भी मौका मिला है अच्छा करा है, ठीक है। जहाँ पे 10+1 अगर आप खेल रहे हो या जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पर ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि वेस्टर्न प्रोविंस के प्लेयर ज़्यादा लेने पड़ेंगे। एक तो उनके इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, तो सब कुछ उनके तरफ नोट आउट कर रहा है। और इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने ही सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है, उनके प्लेयर्स ने डोमिनेट किया है, तो इसलिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो वो आप देख लेना। ऐसा बना सकते हो 7+4 पे, और जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो मैंने बता दिया क्या क्या कर सकते हो, कहाँ पे वो आप कर सकते हो। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, अगर लिंडे खेलते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़, कैप्टन बनाना इनको। अगर लिंडे नहीं खेलते हैं तब थोड़ा अलग देखना पड़ेगा। बेडिंघम एक ऑप्शन है, रिस्की है, लेकिन हाँ ऑप्शन है। एम्पंगवाना स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में बहुत अच्छी ऑप्शन है। बॉलिंग सेकंड में मत बनाना, बॉलिंग फर्स्ट नहीं अगर वो कर रहे हैं, आप देख सकते हो। बायो में भी अच्छा कर रहे हैं और इनको बैटिंग भी डिसेंट जगह पे मिल रही है। कैप्टन बनाना बहुत रिस्की होगा इनको, लेकिन बिल्कुल सजेस्टिव है क्योंकि ये सही जगह पे यूज्ड हो रहे हैं, और लास्ट मैच के बाद तो इनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, टीम इन पे और भरोसा करेगी। इसके अलावा बर्जर वगैरह को भी देखा जा सकता है, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लास्ट मैच विकेट लेस भी गए थे, लेकिन हाँ ऑप्शन तो बिल्कुल है। और मेरा सजेशन यही होगा कि इस मैच के लिए वेस्टर्न प्रोविंस के प्लेयर्स के ऊपर ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, स्पेशली स्मॉल लीग में। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, क्रिकेट है, फाइनल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए जो एनालिसिस है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से सारी चीज़ें वेस्टर्न प्रोविंस के ऊपर ही नोट आउट करने को मजबूर कर रही है हमारे को, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।